परवीन का सामान ट्रॉली पर रख दिया गया था। वो लोग अपने स्याह शीशों वाली गाड़ी रनवे की तरफ से ले आए थे और इसे लाउंज के बाहर ही से सवार कर लिया था। आपके लिए खुसूसी एहतमाम किया है। अगर प्रेस वालों को इल्म हो जाए तो न जाने क्या क्या कहानियाँ बयान करें। हम तो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप खुद ही शोर मचाती रहें तो अलग बात है। कैप्टन जमशेद ने इसकी तरफ देखकर कहा। वो इसके साथ ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, जबकि दोनों जवान सामान समेत पिछले हिस्से में मुंतकिल हो गए थे। परवीन को समझ नहीं आ रही थी कि इनके मुतालिक क्या राय कायम करे। अभी तक इनका सलूक बहुत शरीफाना था और यूं लग रहा था जैसे वो भी ये बात समझ रहे हों कि परवीन बेकसूर है, इसके खिलाफ कोई साजिश हुई है। इनके सफ़र का इख्तिताम कहाँ हुआ, इसका इल्म परवीन को इसलिए न हो सका कि कंटोनमेंट एरिया से कुछ ज़्यादा वाकफियत नहीं रखती थी और कैप्टन जमशेद ने भी इतने बेशुमार मोड़ काटे थे कि इसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। इसे सिर्फ इतना याद रहा कि वो एक बड़ी ऊंची दीवारों वाली कोठी के सामने पहुंच गए थे, जिसका गेट इन्हें देखते ही खुल गया और जमशेद गाड़ी को अंदर बरामदे तक ले गया था, जहाँ 3-4 सफ़ेद पोश इनके मुंतज़िर थे। उन्होंने यहाँ परवीन का चार्ज खुद संभाल लिया था। परवीन ने अपना हैंड बैग पकड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने इसे इसका मौका नहीं दिया। इन लोगों का रवैया इसे यहाँ तक लाने वालों के बरक्स बड़ा सख्त था और वो इसके जिस्म को हाथ लगाए बगैर इसे कमरे तक ले आए थे, जहाँ एक करख्त चेहरे वाली लड़की ने, जिसकी उम्र इससे कुछ कम ही नज़र आ रही थी, इसे इन लोगों से रिसीव करके इन्हें वापस भेज दिया था। हाथ ऊपर उठाओ, इसने कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही परवीन को हुक्म दिया, जिसका दिमाग दोबारा घूमने लगा था। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन हो तुम, शट अप। इसने खातून को अपनी दानिश में झाड़ पिलाई थी, लेकिन दूसरे लम्हे इसे यूं लगा जैसे इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। इसके दाएं गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। परवीन को बेपनाह की अजियत के साथ ही छत घूमने का एहसास हुआ। वो घबराकर सामने दीवार से लगे एक बेंच पर गिर पड़ी। गुस्से और एहसास शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। नॉर्मल होने में इसे करीबन 2 मिनट लग गए थे। गेट अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। इस लड़की ने परवीन का बाजू पकड़कर झटका देकर खड़ा कर दिया और खौफजदा परवीन ने, जिसका अपना दिल डूबता महसूस होने लगा था, किसी बरकी अमल के ताबे अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। लड़की ने, जो बज़ाहिर बड़ी स्मार्ट और सुगड़ दिखाई दे रही थी, इसके सारे बदन की तलाशी ठोंक बजा कर ली थी। सामने बैठ जाओ, इसने अगला हुक्म जारी किया। परवीन सहम कर बैठी रही। किसी अनजाने खौफ ने इस पर जैसे सत्ताधारी कर दिया था। इसे अपने अगवा की सारी कहानी दोबारा याद आ गई। इस लड़की ने अपनी मेज़ के दराज से पहले से टाइप शुदा एक परफार्मा निकाला और कागज़ कलम संभाल कर इसके सामने बैठ गई। अपने दिमाग को हाजिर रखकर मुझे हर बात का सही सही जवाब देना, वरना तुम्हारी सारी हड्डियाँ एक एक करके तोड़ दूंगी। लड़की की आवाज़ में न जाने क्या कहर छुपा था, जिसने परवीन के बदन पर कपकपी तारी कर दी। इसे एहसास हो गया कि इसे यहाँ तक लाने के लिए ज़रूर शरीफाना तरीका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका वास्ता कथन शरीफ लोगों से नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने पहला सवाल दागा और फिर मुसलसल दागती चली गई। इसने करीबन पौन घंटा लगाकर इसे ऐसे 50 से ज़्यादा सवालात पूछ लिए थे और इसके जवाबात लिख लिए थे। अपना काम मुकम्मल होने पर इसने मेज़ के कोने पर लगा बटन दबाया और इसके अकब में खुलने वाले दरवाजे से 3 नौजवान अंदर आ गए। वो इसके सामने जमकर बैठ गए। एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने इसके सामने रख दिया था। अगर कोई चालाकी की तो याद रखना। इस लड़की ने दोबारा खूनखार नज़रों से परवीन की तरफ देखा। अब तीनों ने सवालात शुरू कर दिए। अभी तक उन्होंने इसके जिस्म को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन इनके सवालात ने इसे इस बुरी तरह बौखला दिया कि परवीन का दिल चाहा कि दोबारा इन हीरो की स्मगलिंग का इतराफ़ करके अपनी जान छुड़ा ले। हाँ, ये मेरे हीरे हैं, मैं ही इन्हें लाई हूँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ। वो बेबसी से फट पड़ी और ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी। लड़की, जो अपने मेज़ पर दूसरे कंप्यूटर में इसका डाटा फीड कर रही थी, इसके रोने की आवाज़ पर उठकर खड़ी हो गई। इसने परवीन को बालों से पकड़ा और 2-3 ऐसे हाथ जमाए कि परवीन ने माहिए बेआब की तरह तड़पना शुरू कर दिया। इस दरमियान तीनों तफ्तीश कुनिंदा जिस तरह आए थे, इसी तरह वापस लौट गए। रोती तड़पती परवीन को वही लड़की बाजू से घसीटती मुल्हिका कमरे में ले आई और एक छोटे से कमरे में रद्दिए सामान की तरह फेंक दिया। ये किसी जेल का कमरा दिखाई दे रहा था, जिसमें दीवार से एक लोहे का गेट लगा था, जिस पर बड़ा गंदा सा मैट बिछा था और दरवाजे पर सलाखें लगी थी। परवीन को अंदर फेंककर इसने लोहे की सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। खबरदार, अगर रोने की आवाज़ भी निकाली तो
इसने दमे रुखसत परवीन को यूं घूर कर देखा कि इसकी ज़ुबान ही गंग रह गई थी। इसके जाते ही परवीन का दिल चाहा कि चीख चीख कर दीवारों से सर टकरा कर रोए, लेकिन इस खौफ से कि कहीं ये बला फिर नाजिल न हो जाए, इसने सिसकियां भरने में ही मुस्लह जानी और बेदम सी होकर पलंग के कोने में बैठ गई थी। करीबन 15-20 मिनट बाद वहाँ एक सफ़ेद पोश दाखिल हुआ, जिसने एक ट्रे में मामूली सा खाना और पानी रखा हुआ था। इसने परवीन का दरवाज़ा खोला, ट्रे अंदर रखी और दरवाज़ा बंद कर दिया। कल दोपहर से पहले कुछ नहीं मिलेगा, इसे खा लो वरना इसी तरह मर जाओगी और किसी को इल्म भी नहीं होगा, सफ़ेद पोश ने सरगोशी के अंदाज में कहा। परवीन को यह शख्स ज़रा मुख्तलिफ दिखाई दिया था। परवीन का ताल्लुक बहरहाल किसी शरीफ घराने से नहीं था। इसने खुद को कदरे नॉर्मल किया और सफ़ेद पोश से हमदर्दी के लहजे में इसका नाम पूछा। हम गरीबों का नाम क्या है मैडम? नाम तो आप जैसे बड़े लोगों के होते हैं। वो भी कोई सीखा सिखाया अदाकार लगता था। तुम भी जानते हो क्या? परवीन ने बड़ी अदा से कहा। जी आपको कौन नहीं जानता, आप मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं। मैं तो आपके ड्रामों के केसेट वीडियो सेंटर से लाकर देखता हूँ, इसने रेशा ख़ित्मी होने के अंदाज में कहा। परवीन बेचारी ने यही समझा कि मुर्गा इसके जाल में फंस गया है। देखो मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, इसने सलाखों के नज़दीक आकर कहा। सफ़ेद पोश ने अपने मुंह पर उंगली रखकर इसे खामोश होने का इशारा किया। फिर वहाँ से उठकर बड़े दरवाजे तक गया जिससे वो अंदर दाखिल हुआ था। यूं दिखाई दिया जैसे वो कोई सुन-गुन लेने की कोशिश कर रहा हो। 2 मिनट तक इसी एक्शन में रहने के बाद वो परवीन के पास वापस लौट आया। फरमाइए, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो ज़रूर करूँगा, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 2 फ़ोन नंबर दूंगी, इनमें से जो भी नंबर मिल जाए इस पर सिर्फ इतनी इतला कर देना कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। पैसों की फ़िक्र न करना, मैं तुम्हारा दिल खुश कर दूंगी। तुम्हें इन फ़ोन नंबरों से राब्ते पर मुँह मांगा इनाम मिल जाएगा, इसने बेचैनी से कहा। मैडम आप क्या कहती हैं? मैं लानत भेजता हूँ पैसों पर, यह ज़िंदगी आपके काम आ जाए, मुझे और कुछ नहीं लेना, इसने कदरे जज्बाती लहजे में कहा, लेकिन बड़ी दबी दबी आवाज़ में कहा। परवीन ने अपनी दानिश में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, वक्त ज़ाया न करें। कहते हुए इसने अपनी जेब से एक बहुत सीधा सी डायरी निकाली जिस पर पहले कुछ फ़ोन नंबर वगैरह लिखे थे, फिर एक पेन पेंसिल इसकी तरफ बढ़ा दी। परवीन ने जल्दी जल्दी 2 नंबर लिखकर इसे डायरी थमाई। मैं अब चलता हूँ, खुदा के लिए किसी को ये ना बताइए कि आपके साथ मेरी कोई बात हुई है, अगर इन्हें इल्म हो गया तो मैं गरीब मारा जाऊँगा, इसने उठते हुए कहा। एक मर्तबा तुम फ़ोन कर दो, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, परवीन ने सरगोशी की। अच्छा खुदा हाफिज़, मैं आज रात ही ड्यूटी ऑफ करने के बाद बाहर से फ़ोन कर दूंगा, आप ये खाना ज़रूर खा लें वरना ये लोग कोई और बदतमीज़ी करेंगे, ये कहकर वो बाहर निकल गई। दोनों फ़ोन नंबर जमशेद के सामने रखे थे। दोनों नंबर अलग अलग नामों से थे, लेकिन एक खानम और दूसरा साई लोग का नंबर था। इसने दोनों नंबरों से मुतल्लिक यही इंक्वायरी करवाई थी कि वो किस एड्रेस पर लगे हैं। इनमें से एक खानम के बंगले का और दूसरा साई लोग के आस्थाने का नंबर था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि दोनों सिर्फ इनकमिंग लाइनें थीं, इनसे कोई कॉल नहीं की जाती थी। यहाँ सिर्फ कॉल रिसीव की जाती थी, जिससे अंदाज़ा किया जाता था कि ये दोनों कितने खसूसी और अहम नंबर हैं। इसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने अपने मातहत को परवीन को लाने का इशारा किया। एक मरतबा फिर परवीन की जान निकल गई। वही बला इनके सामने खड़ी थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसका रवैया बदला हुआ था। वो परवीन को साथ लेकर एक कमरे में पहुंच गई जहां बाथरूम मौजूद था। अंदर तुम्हारे कपड़े रखे हैं, 10 मिनट बाद मैं तुम्हें लेने आ रही हूं, इसने परवीन की रहनुमाई बाथरूम की तरफ करते हुए कहा। परवीन चुपचाप बाथरूम में घुस गई और वाकई 10 मिनट से पहले तैयार होकर वापस आ गई। 10 मिनट बाद वो वाकई आ गई थी। चलो, इसने परवीन के आगे चलते हुए इसे अपने पीछे आने का इशारा किया और इस कमरे तक ले आई जहाँ कैप्टन जमशेद इसका मुंतज़िर था, जिसने बड़ी खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल किया। मैडम के लिए कॉफ़ी भेज दो, मेरे लिए कुछ देर बाद चाय भेज देना, इसने लड़की से कहा, जिसने दोनों पाँव जमा कर इसे अताअत दी और बाहर चली गई। इसके बाहर जाते ही परवीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जमशेद ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया था। मुझे इल्म है तुम्हारे साथ यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या किया जाए, जब साईं लोग और खानम भी तुम्हारी मदद से इनकार कर दें तो कोई क्या कर सकता है। इसने अपने आखिरी फिक्रे का शदीद रद्द-ए-अमल परवीन के चेहरे पर देखा था। मैं समझी नहीं, आप लोग मुझे पागल करने पर तुले हैं। वो फट पड़ी। रोना नहीं वरना वो फिर आ जाएगी।
तुम्हारा या तुम्हारे मालकान का कोई कसूर नहीं। यहाँ के असूल ही निराले हैं। यहाँ गधा घोड़ा एक बराबर है, और जो एक मर्तबा इस इमारत में आ जाए, इसके तो खून के रिश्तेदार इसे पहचानने से इनकार कर दिया करते हैं। तुम साई लोग और खानम की दूर के रिश्तेदार भी नहीं। देखो परवीन बीबी, अगर तुम इस गलत फहमी का शिकार हो कि तुम्हें खानम बचा लेगी, तो तुम्हारी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। अब तुम्हारी हैसियत वो नहीं रही जो कभी थी। हुकूमत सेठ हांडीवाला के कत्ल के बाद से इसने जानबूझकर आखिरी फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। परवीन को ऐसा लगा जैसे इसकी जान अभी बदन से निकल जाएगी। क्या कह रहे थे आप? आखिरी अधूरे फिक्रे ने बाकायदा इसके बदन पर लर्जा तारी कर दिया। मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि डाकू हुक्मदार 3 रोज़ पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसने बताया है कि सेठ हांडीवाला को तुमने अगवा करवाया था। जमशेद ने अचानक ही इसके आसाब पर बम चला दिया। बकवास करता है वो हरामजादा। इसने हमें अगवा किया था। इसने सेठ साहब को कत्ल किया है। इसने मुझे। वो अपनी जगह से करीबन उछल कर खड़ी हो गई। कैप्टन जमशेद का तीर ऐन निशाने पर लगा था। वो अब गेम हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। लेकिन तुम बराबर की गुनाहगार हो। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि इसने तुम दोनों को अगवा किया था? जमशेद के मुंह से बात अभी निकली ही थी कि परवीन ने सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। इस दरमियान इसके लिए कॉफ़ी भी आ गई थी। जमशेद जानबूझकर इसे रोने का मौका दे रहा था। बिलाखिर इसने कह दिया, देखो परवीन, अगर तुम समझती हो कि रोने से जान छूट जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रोना शुरू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, ख़ुसूसन इन हालात में जबकि खानम ने भी। मत नाम लीजिए इस हराफा का मेरे सामने। इसने खानम के नाम पर रोते रोते भड़क कर इसकी बात काट दी। मुझे तो इल्म है, क्योंकि साईं लोक ने हमसे हाथ मिला लिया है। इसने खानम के सारे कारनामे हमें बता दिए हैं। देखो परवीन, तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, तुम्हारा कैरियर बड़ा शानदार है। यहाँ तुम्हारी हड्डियाँ गल जाएंगी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इज़्ज़त से बाकी ज़िंदगी बसर करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारा बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सा नहीं तो तुम कल सुबह रिहा कर दी जाओगी। लेकिन इसकी सूरत एक ही है कि खानम और साईं लोग से मुतल्लिक तुम्हारे पास जितनी भी मालूमात हैं वो हमें दे दो। इस बात की ज़मानत भी हम देंगे कि वो तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकते। साईं लोग तो हमारे साथ शामिल हो चुका है। खानम आज गिरफ्तार हो जाएगी। यूं भी अब वो तुम्हारे काम के नहीं रहे। इसने परवीन की तरफ बज़ाहिर बड़ी हमदर्द भरी नज़रों से देखा था। मैं तैयार हूँ, परवीन ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। ठीक है। इसने अपने सामने रखे टेप रिकॉर्डर की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। ठहरो, पहले तुम नाश्ता कर लो। जिस तरह इन जालिमों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और जितनी मजलूम तुम मुझे दिखाई दी हो, इसके बाद से मैंने भी खाना नहीं खाया। परवीन बीवी, हम भी आखिरी इंसान हैं। तुम्हारी तरह गोश्त के बने इंसान हमारे सीनों में भी दिल धड़कते हैं, लेकिन ये ड्यूटी का तकाजा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां इसलिए तो नहीं होती कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, लेकिन जिस मुल्क का हम खाते हैं इसका हलाल भी तो करना पड़ता है। ज़रा सोचो परवीन, अगर ये मुल्क ही न रहा तो तुम्हारा ये हुस्न और जवानी तुम्हारी भी किसी काम की नहीं। कभी तुमने सोचा? शायद तुम इसे मामूली सी बात समझो, लेकिन तुम मेरी पसंदीदा अदाकारा हो। काश हम इस तरह न मिले होते। इसने परवीन को अच्छा भला नॉर्मल कर दिया था। इसकी बात के खात्मे पर एक जहर खंदा से मुस्कुराहट परवीन के होंठों पर जागी। शायद वो ज़मीर की मलामत का सामना कर रही थी। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया, जिसके बाद इसने टेप का स्विच ऑन कर दिया। परवीन बोलने लगी और बोलती चली गई। इसने 3 घंटे तक आहों और सिसकियों के दरमियान रंधे हुए गले से कभी नॉर्मल आवाज़ से अपना तवील बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें खानम, साईं लोग और वडेरा सोलंगी से मुतल्लिक इतनी बेशुमार जराइम की कहानियाँ थीं कि हुकाम सिर्फ इस बयान पर तीनों को गोली से भी उड़ा देते तो मुकम्मल इंसाफ न होता। इसने अपने होश संभालने के बाद अपने घर से खानम तक का सारा सफ़र, इसके जराइम की मुकम्मल तफसीलात, ह्यूमन राइट्स की आड़ में मुल्क में खेले जाने वाला घिनौना खेल एक एक तफसील से बयान कर दिया। इस बयान से एक बात साफ जाहिर थी कि इसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग रॉ के लिए भी काम कर रहे हैं। वो तो अपनी मजबूरियों के हाथों आज तक ब्लैकमेल हो रही थी। मौजूदा ज़िंदगी के इवज़ इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने अंदाज़ा कर लिया कि वो बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सेदार नहीं। इस बेचारी को तो ये इल्म भी नहीं था कि सेठ हांडीवाला को खानम ने अगवा करवाया था। इसे तो सिर्फ ये हुक्म मिलता था कि फ़लाँ शख्स के साथ रात गुजारो और फ़लाँ काम के लिए रजामंद कराओ। यही कुछ इसने किया था। बयान के ख़ात्मे पर वो निढाल सी होकर गिर पड़ी। जमशेद की हिदायत पर इसे इज़्ज़त के साथ एक आरामदेह कमरे में मुंतकिल कर दिया गया।
इसने परवीन से कह दिया था कि इसे फ़ौरन आज़ाद करना इसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ होगा। परवीन ने इसे कहा था कि अब वो खुदा के बाद सिर्फ इसे अपना सहारा मानती है। आज के बाद कभी वो पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाएगी, ना ही अपने वालिदैन के पास जाना पसंद करेगी। इसके बयान की रिकॉर्ड शुदा कापियाँ फ़ौरन आला हुकाम को रवाना कर दी गईं, लेकिन इनमें सियासी आला हुकाम नहीं बल्कि मादरे मिल्लत के वो फर्जंद थे जिनका जीना मरना इस मुल्क के लिए था। इस दरमियान ISI ने खानम सोलंकी और साई लोग के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया था। इनकी लम्हा लम्हा की खबर रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह सर जोड़ कर बैठे थे। 3 घंटे के मुसलसल इजलास के बाद बिलाखिर उन्होंने मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला कर लिया। वडेरा सोलंकी को बड़ी हंगामी कॉल मौसूल हुई थी। खानम और साई लोग को भारत यात्रा से लौटे 2 दिन हुए थे, लेकिन अभी तक वो मसरूफियात की वजह से इनसे मुलाकात नहीं कर सका था। इलेक्शन की आमद थी और इसने रॉ की मदद से जो फिजा सूबे में पैदा कर दी थी, इसके बाद से इसकी लिसानी पार्टी को इतनी सीटें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी जिनकी मदद से वो किसी बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करके हुकूमत में हिस्सा डाल सकें। और आजकल वो इस सिलसिले में सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों से अलग अलग सौदेबाजी में मसरूफ़ था। इस दरमियान इसने सूबे की फ़िज़ा मसमूम बनाए रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जिस फ़ोन पर इसने अहम गुफ्तगू करनी थी वो यहाँ नहीं बल्कि दूसरी कोठी में मौजूद था। वडेरा सोलंकी भागम भाग वहाँ पहुँचा। थोड़ी देर बाद लंदन से गुप्ता बराह रास्त इससे मुखातिब था। वडेरा सोलंकी एक परेशान कुन खबर है, इसने छूटते ही कहा। गुप्ता जी बाबा, हमारे लिए कोई परेशान कुन खबर नहीं। अगले 2-3 माह बाद हमारी कोलेशन गवर्नमेंट बनने वाली है और तुम परेशान कुन खबर बता रहे हो। अच्छा बताओ, इसने तमस्खर उड़ाने के अंदाज में कहा। वडेरा, वक़्त बहुत कम है, तफसीलात फिर कभी बताऊंगा। फिलवक़्त इतनी हिदायत है कि तुम अगले 10-12 घंटे के अंदर अंदर साई लोग और खानम को मरवा दो। वो दोनों तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुके हैं और आज कल में गिरफ़्तार होने वाले हैं। मुल्क का कोई हवाई अड्डा इनके लिए महफूज नहीं रहा, ना ही तुम इन्हें रातों रात सरहद पार करवा सकते हो, क्योंकि दोनों पर ISI ने कड़ी निगरानी रखी है। इससे पहले कि इनके ज़रिए ये लोग तुम तक पहुँचे, इन्हें मार डालो। हमारी तरफ से ये ओपन ऑफ़र मौजूद है कि जो कोई भी सरहद पार आ जाए हमारी पनाह में आ जाएगा, लेकिन कौंसलेट कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसके बाहर भी इन लोगों का कड़ा पहरा है। गुप्ता जैसे जैसे बात कर रहा था, वडेरा सोलंकी के हाथों के तोते उड़ते जा रहे थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। वडेरा सोलंकी, पागल मत बनो, वो लोग तुम पर भी नज़र रखे हुए हैं। कुछ भी मुमकिन है, ये फ़ोन भी बग हो सकता है। तुम फ़ौरन मेरी हिदायत पर अमल करो, दोनों को किसी भी तरह मार डालो, लड़कों को अंडरग्राउंड कर दो या सरहद पार करवा दो। अच्छा, गुड लक, गुड बाय। दूसरी तरफ से राब्ता कट गया। वडेरा सोलंकी ने 1 मिनट के लिए वहीं बैठे बैठे कुछ सोचा, फिर अपने मुंशी को अंदर बुलाया। जी साईं, हुक्म साईं। मुंशी हाथ बांधे इसके सामने खड़ा था। साईं लोग शहर में है या कहीं और? इसने पूछा। इधर ही है वडेरा, क्या हुक्म है? मुंशी ने हाथ बांधे। बाबा, खेल बिगड़ रहा है, जितनी जल्दी हो खानम और साईं लोग दोनों को मरवा दो। अपने बंदे अभी इसी वक्त रवाना कर दो। अभी इस वक्त ये काम मिनटों में होना चाहिए, मिनटों में, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। वो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। वडेरा, साईं मुतमईन रहिए, सब ठीक हो जाएगा, हुक्म पूरा होगा साईं, हुक्म पूरा होगा। ये कहता हुआ मुंशी बाहर निकल गया। वडेरा सोलंकी परेशानी से कमरे में टहल रहा था जब अचानक ही कोठी के गेट पर मौजूद इंटरकॉम से इसके सिक्योरिटी वालों ने फ़ोन किया। साईं, कुछ लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसाए हैं, अपना ताल्लुक़ इंटेलिजेंस से बताते हैं। क्या हुक्म है साईं? इससे पहले कि वो कोई हुक्म दे, इसके सामने कमरे से 2 स्मार्ट नौजवान अंदर दाखिल हुए। यू आर अंडर अरेस्ट। इनमें से एक ने पिस्तौल तान कर कहा, शट अप, कौन हो तुम? कहाँ है मेरा वारंट? इससे पहले कि वडेरा सोलंकी कोई अगली बात कहे, इसके दूसरे साथी ने छलांग लगाई और इसके मुंह पर ऐसा हाथ जमाया कि वडेरा को सारा कमरा घूमता दिखाई दिया। करीबन 2 मिनट बाद सफ़ेद पोश इसे अपने ठिकाने की तरफ ले जा रहे थे। मुंशी और इसके बाकी कारिंदों को उन्होंने दूसरी जीप में बिठा लिया था। एन इन्हीं लम्हात में खानम के घर पर और साईं लोग के आस्थाने पर भी सफ़ेद पोशों ने हल्ला बोल दिया। इनकी टाइमिंग बड़ी शानदार थी। एक ही वक्त में वो 3 जगह जैसे घड़ियों की सुइयां मिलाकर हमलावर हुए थे। अगले रोज़ हुकूमत की तरफ से मुख्तसर सा बयान जारी हुआ कि तीनों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। मुलज़िमों के ख़िलाफ़ ठोस सबूत मिल चुके हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए थे। ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने अगले रोज़ खानम की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़
जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया। मुतअद्दिद सियासी लीडरों ने हुकूमत पर लान तान करते हुए वडेरा सोलंकी की गिरफ्तारी को मुल्की सलामती के लिए ख़तरनाक करार दिया था और कहा था कि हुकूमत जानबूझकर अमन व अमान तबाह करने पर तुली हुई है। दूसरे रोज़ जलसे जुलूस शुरू हो गए, हंगामा आराई होने लगी। आंसू गैस, लाठी चार्ज, मारपीट, तोड़ फोड़, किरदार बदल कर पुरानी कहानियाँ दोहराई जा रही थीं। कैप्टन जमशेद और इसके साथी हैरत से ये जमहूरी तमाशा देख रहे थे और आने वाले तूफ़ान की तबाहकारियों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे।